तो आज हम बात करेंगे स्क्रबिंग प्रोसीजर के बारे में। तो स्क्रबिंग प्रोसीजर क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में? तो इसमें हम बात करेंगे गाउनिंग, मास्किंग और ग्लविंग के बारे में। तो ग्लविंग देखते हैं, ग्लविंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट्स गाउनिंग। गाउनिंग की डेफिनेशन क्या है कि गाउनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अ स्टेराइल सर्जिकल गाउन आफ्टर सर्जिकल हैंड स्क्रब टू मेंटेन एसेप्सिस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो गाउनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्टेराइल गाउन को वियर किया जाता है आफ्टर सर्जिकल हैंड स्क्रब। सर्जिकल हैंड स्क्रब करने के बाद एक स्टेराइल गाउन को वियर किया जाता है टू मेंटेन एसेप्सिस। एसेप्सिस को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है गाउनिंग का, देखते हैं। तो ये क्रिएट करता है एक स्टेराइल बैरियर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो एक स्टेराइल बैरियर का काम करता है। इट प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ सर्जिकल साइट। ये जो सर्जिकल साइट है जहाँ सर्जरी हो रही है, एक कंडीशन को ये प्रिवेंट करता है। तो इट प्रिवेंट्स कॉन्टामिनेशन ऑफ सर्जिकल साइट। इट प्रोटेक्ट क्लोथिंग एंड स्किन। ये जो सर्जन है, स्टाफ है, उनके क्लोथिंग और स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है किसी तरीके के इन्फेक्शन, बॉडी फ्लूइड हो गया या कोई ब्लड कंटेनिंग सब्सटेंस हो गया, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो गाउनिंग की टाइप देखते हैं कि किस तरह की गाउनिंग अवेलेबल है। तो इसमें आता है ओपन गाउनिंग, क्लोज्ड गाउनिंग, असिस्टेड गाउनिंग और सेल्फ गाउनिंग। तो जिनमें से सबसे कॉमन आपको देखने मिलता है क्लोज्ड गाउनिंग। फिर अब हम बात करें प्रोसीजर की, तो क्लोज्ड गाउनिंग को कैसे हम वेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है इसमें, आफ्टर सर्जिकल स्क्रब पिक अप स्टेराइल गाउन। आफ्टर सर्जिकल स्क्रब यानी सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो हम करेंगे उसके बाद हम स्टेराइल गाउन को पिक करेंगे। देन इंसर्ट आर्म्स इनटू स्लीव्स विदाउट एक्सपोजिंग हैंड्स। तो अब हम आर्म्स को इंसर्ट करेंगे स्लीव्स के अंदर विदाउट एक्सपोजिंग हैंड्स। हाथों को ऐसे एक्सपोज ना करते हुए, हाथों को बंद रखते हुए ताकि हाथ कॉन्टामिनेट ना हो, हम इंसर्ट करेंगे आर्म्स को स्लीव्स के अंदर। थर्ड आता है स्टेप्स इसमें, असिस्टेंट सिक्योर गाउन एट बैक एंड वेस्ट। चूँकि ये ओपन होता है पीछे साइड से, तो इसमें कोई असिस्ट करेगा गाउन को सिक्योर करने में एट बैक एंड वेस्ट। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर इसी में कि कीप हैंड्स इनसाइड स्लीव्स अंटिल ग्लविंग। ग्लव्स वेयर करने से पहले तक हमें हाथ को ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मास्किंग की। मास्किंग क्या होता है? मास्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग द नोज एंड माउथ विद अ सर्जिकल मास्क टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मास्किंग क्या है? मास्किंग एक प्रैक्टिस है जिसमें हम कवर करते हैं नोज़ और माउथ को एक सर्जिकल मास्क से टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करने के लिए हम कवर करते हैं नोज़ और माउथ को विद अ सर्जिकल मास्क। इसे हम कहते हैं मास्किंग। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है या पेशेंट के सामने हम हैं, तो उससे प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड है इसी में, प्रोटेक्ट करता है स्टेराइल फील्ड को फ्रॉम रेस्पायरेटरी फ्लोरा। अगर हम ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो वहाँ स्टेराइल फील्ड मेंटेन करने के लिए हम प्रोटेक्ट करेंगे स्टेराइल फील्ड को बाय यूजिंग मास्क। थर्ड आता है इसी में, प्रोटेक्ट स्टाफ फ्रॉम ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्प्लैशेस। ये स्टाफ को प्रोटेक्ट करता है, जो भी पेशेंट के सर्जिकल साइट से अगर ब्लड या कोई अदर बॉडी फ्लूइड स्प्लैश होता है, यानी छींटे आते हैं बॉडी फ्लूइड के या ब्लड के, उससे प्रिवेंट करता है स्टाफ को, सर्जन को या जो भी असिस्टेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है मास्किंग का। तो पहला स्टेप है इसमें कि परफॉर्म हैंड हाइजीन। ठीक है, सबसे पहले हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे। फिर होल्ड मास्क बाय टाइज और लूप। जैसे मास्क आता है तो उसको यहाँ से होल्ड करना है। ठीक है, और कवर नोज़ को कवर करेंगे, माउथ को करेंगे और चिन को कम्प्लीटली। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्योर अपर टाइज अबव ईयर। जैसे एक तो मास्क ऐसा आता है, दूसरा मास्क आता है ऐसा सर्जिकल मास्क जिसमें ये स्ट्रैंड्स निकले होते हैं। तो क्या करना है कि सिक्योर पहले तो करेंगे, नोज़ माउथ और चिन को कवर करेंगे। फिर जब सिक्योर करने की बात आएगी तो टाई करेंगे हम। इसको टाई करना यानी बांधेंगे अबव ईयर्स। जो अपर नॉट है वो बंधेगा कान के ऊपर से। ठीक है, और जो लोअर जो स्ट्रैंड है उसको हम टाई करेंगे नेक के पीछे। ठीक है, अपर को कान के ऊपर से और लोअर वाले को एट नेक के पीछे से। नेक्स्ट स्टेप आता है मोल्ड नोज पीस टू फिट
स्नंगली, यानी जब आप मास्क देखोगे तो ऊपर में थोड़ा सा ये टाइट सा आता है, तो वहाँ हम नोज़ पे जब वेयर करते हैं तो यहाँ हम थोड़ा पिंच कर देंगे ताकि वो फिट हो जाए प्रॉपरली, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट आता है कि अवॉइड टचिंग मास्क आफ्टर वियरिंग। अब हमने जब मास्क वेयर कर लिया तो हम उसे अननेसेसरी टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि मास्क इज़ वॉर्न बिफोर गाउनिंग। गाउनिंग यानी गाउन वियर करने से पहले हम मास्किंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज मास्क इफ़ वेट और आफ्टर ईच सर्जरी। मास्क को हम चेंज करेंगे, ठीक है, अगर वो वेट हो जाए, अदरवाइज ईच सर्जरी के बाद हम मास्क को चेंज करते हैं। डू नॉट लेट मास्क हैंग अराउंड नेक। जब हम मास्क को वियर नहीं कर रहे हैं, नोज़ और वो माउथ को अगर कवर नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे नेक में हैंग करने के लिए नहीं छोड़ते, ये नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्लविंग यानी ग्लव्स वियरिंग। ग्लविंग की डेफिनेशन है, ग्लविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वियरिंग स्टेराइल ग्लव्स टू मेंटेन एसेप्सिस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ग्लविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वियर करते हैं स्टेराइल ग्लव्स को टू मेंटेन एसेप्सिस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए हम जो वियर करते हैं स्टेराइल ग्लव्स को, उसे कहते हैं ग्लविंग। अब इसका देखते हैं पर्पज़ क्या है ग्लविंग का। तो ग्लविंग का पहला पर्पज़ है कि प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिवेंट करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट करता है बोथ पेशेंट एंड स्टाफ। पेशेंट और स्टाफ दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। थर्ड आता है मेंटेन स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करने के लिए हम ग्लविंग का यूज़ करते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ग्लविंग करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम कि हैंड्स रिमेन इनसाइड गाउन स्लीव्स। अब जैसे हमने बात की कि पहले हम करेंगे मास्किंग, देन करेंगे मास्किंग से भी पहले हम करते हैं हैंड हाइजीन, ठीक है, फिर करते हैं मास्किंग, देन आता है सर्जिकल हैंड स्क्रब, सर्जिकल हैंड स्क्रब, नेक्स्ट आता है गाउनिंग और सबसे लास्ट आता है ग्लविंग। ग्लविंग यानी ग्लव्स को हम सबसे लास्ट में वेयर करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि हैंड्स रिमेन इनसाइड गाउन स्लीव्स। तो ग्लविंग से पहले अगर हमने गाउनिंग करी है तो गाउनिंग के दौरान जब तक से हम ग्लविंग नहीं करते हैं उससे पहले हम हाथों को रिमेन इनसाइड गाउन स्लीव्स के अंदर ही रखेंगे। नेक्स्ट आता है ग्लव्स आर पुल्ड ओवर गाउन कफ। जब हमने ग्लव्स को जैसे हम वेयर करते हैं तो वो गाउन के स्लीव्स के ऊपर होता है, उसको ऊपर तक ले जाएंगे ताकि स्किन एक्सपोज ना रहे, रिस्ट के अराउंड स्किन एक्सपोज ना रहे। इंश्योर करेंगे मैक्सिमम स्टेरिलिटी को। ग्लव्स वेयर करने के बाद हम अननेसेसरी ग्लव्स से हम किसी और चीज़ को टच नहीं करेंगे ताकि उसकी स्टेरिलिटी कहीं ब्रेक ना हो। अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है, चेंज ग्लव्स इफ़ टॉर्न और कॉन्टामिनेटेड। हम ग्लव्स को चेंज करेंगे इफ़ अगर वो फट जाए या कॉन्टामिनेट हो जाए तो हम चेंज करेंगे ग्लव्स को। डबल ग्लविंग यूज्ड इन मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी में कई बार हम डबल ग्लव का यूज़ करते हैं। नेवर टच नॉन स्टेराइल सरफेस विद ग्लविंग। ग्लव्स पहनने के बाद हम नेवर टच यानी नॉन स्टेराइल चीज़ों को हम नहीं छूते। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया इज़ अ टेम्पररी और रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थीसिया एक ऐसा टेम्पररी और रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन की कंडीशन है विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थीसिया एक ऐसा स्टेज है टेम्पररी या रिवर्सिबल जिसमें सेंसेस का लॉस हो जाता है। लॉस फॉर टेम्पररी, जैसे इसमें टेम्पररी लॉस होता है सेंसेशन का। सेंसेशन आपको जितने भी सेंसेस है, टच, पेन, हीट, इन सब चीज़ों का मतलब इनका सेंसेशन लॉस हो जाता है विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आपका कॉन्शियस माइंड, आपको ध्यान रहती है, चीज़ें समझ में आती है, सेंसेशन को आप परसीव कर सकते हो। तो यहाँ आपका कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एनेस्थीसिया क्या है, एक ऐसा स्टेज जो कि टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है विद लॉस ऑफ सेंसेशन। इसमें सेंसेशन का लॉस हो जाता है विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। टाइप्स क्या है एनेस्थीसिया के, तो जनरल एनेस्थीसिया आता है, रीजनल एनेस्थीसिया आता है एंड लोकल एनेस्थीसिया आता है। तो पहले हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, रिफ्लेक्सेस एंड मसल टोन। जनरल एनेस्थीसिया में कॉन्शियसनेस का लॉस होता है,
सेंसेशन लॉस हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस और मसल टोन लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? मेजर सर्जरी में। मेजर जो भी सर्जरी है सच एज थोरेक्स की, एब्डोमेन की, ब्रेन की या कोई ऑर्थोपेडिक की सर्जरी है, तो वहाँ हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। अब जनरल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करने का रूट क्या है? तो इन्हेलेशन के थ्रू दे सकते हैं और इंट्रावेनस डायरेक्टली वेन्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया क्या करता है? ये ब्लॉक करता है सेंसेशन को, इज ब्लॉक सेंसेशन इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। नाम से ही क्लियर है, रीजनल एनेस्थीसिया यानी स्पेसिफिक रीजन को ब्लॉक करेगा, स्पेसिफिक रीजन में सेंसेशन को ब्लॉक कर देगा। इसके टाइप आए, सब टाइप है इनके, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड नर्व ब्लॉक। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं इनटू सब एराकिनॉइड स्पेस। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं इनटू सब एराकिनॉइड स्पेस, और ये कॉज क्या करता है? सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक ब्लॉक करता है। जो भी सेंसरी एक्टिविटी है बॉडी की, मोटर एक्टिविटी है और जो भी ऑटोनॉमिक है, इनको ब्लॉक करता है ये एनेस्थीसिया। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये इंजेक्ट किया जाता है इनटू एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, और ये कॉमनली यूज्ड कहाँ होता है? लेबर के दौरान, ड्यूरिंग पार्चुरेशन और लोअर लिम्ब सर्जरी। लोअर लिम्ब की कोई सर्जरी है, पेल्विक की सर्जरी है, वहाँ हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसी में सब टाइप एक आता है नर्व ब्लॉक। ये ब्लॉक करता है स्पेसिफिक नर्व को, नर्व या ग्रुप ऑफ नर्व जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं, इसे ब्लॉक करता है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। ठीक है, अब थर्ड आता है लोकल एनेस्थीसिया। ये क्या करता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्मॉल एरिया। बॉडी के किसी स्मॉल एरिया को अगर हमको एनेस्थीसिया देना है तो वहाँ हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे। इसमें पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियसनेस। अब चूँकि बॉडी के किसी एक सिंगल पार्ट में हमने इस एनेस्थीसिया को अप्लाई किया तो पेशेंट का कॉन्शियस नहीं जाता है, तो पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस रहता है पेशेंट इस एनेस्थीसिया को लगाने के बाद। अब इसे हम यूज किसके लिए करते हैं? फॉर सूचरिंग। सूचर लगाना है तो, बायोप्सी अगर हमें किसी बॉडी पार्ट की लेनी है उसके लिए, या कोई माइनर प्रोसीजर करना है उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है एनेस्थीसिया का। ठीक है, हमने एनेस्थीसिया दे दिया पेशेंट को, तो अब पेशेंट में क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा एनेस्थीसिया देने के बाद? तो पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने मिलेगा। ठीक है, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। एमनीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, तो पेशेंट को मतलब चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अनाल्जेसिका इसका मतलब होता है पेन रिलीफ, पेन से रिलीफ मिल जाएगा, यानी जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होंगे तो उनमें पेन का परसेप्शन उनमें ख़त्म हो जाएगा, यानी अनाल्जेसिका। और मसल रिलैक्सेशन, मसल्स रिलैक्स करेंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा एनेस्थीसिया का? तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। अब जो हमारा डायफ्राम है वो स्केलेटल मसल है, तो जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो अब वो वॉलेंट्री मूवमेंट का कंट्रोल हट जाता है, तो वहाँ हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, यानी पेशेंट को ब्रीदिंग में अब डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन होती है। रिड्यूस्ड कफ रिफ्लेक्स कम हो जाता है एनेस्थीसिया देने के बाद। और रिस्क ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, अब चूँकि पेशेंट खुद से ब्रीद आसानी से नहीं कर पाता है तो उसे रिस्क ऑफ हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन बन जाती है, तो वहाँ पेशेंट को रिस्क होता है हाइपोवेंटिलेशन का। थर्ड देखते हैं कि ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एनेस्थीसिया का क्या इफेक्ट होता है? तो इसमें आता है हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। और ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, इस पे एनेस्थीसिया का क्या इफेक्ट होता है? तो डिक्रीजेज मोटिलिटी, जो मोटिलिटी है गट की वो डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग पोस्ट ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स यूज में लेते हैं हम? तो इंडक्शन एजेंट, इंड्यूस करने के लिए एनेस्थीसिया हम कौन कौन से एजेंट यूज़ में लेते हैं? तो पहला है प्रोपोफोल है,
नेक्स्ट है थायोपेंटोन सोडियम, और इसी में आता है अगला कीटामाइन। तो ये सारे इंडक्शन एजेंट हैं। नेक्स्ट आता है इन्हेलेशन एजेंट, इन्हेलेशन एनेस्थीसिया। तो इन्हेलेशन के मेथड से हम जो देते हैं उसमें आता है हैलोथीन, आइसोफ्लोरिन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं, यानी मास्क वगैरह लगा के देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मसल रिलैक्सेंट, वैसे एनेस्थीसिया जो मसल को रिलैक्स करते हैं। तो इसमें आता है सक्सिनाइल कोलिन, अल्ट्राक्यूरियम। अनाल्जेसिक्स का जो एनेस्थीसिया काम करते हैं उसमें आता है मॉर्फिन और फेंटानाइल, फेंटानाइल, ये अनाल्जेसिक का काम करते हैं। इसी में आता है सेडेटिव एंड एडजक्टेंट, इसमें आता है मिडजोलाम, डाइजेपाम, एट्रोपिन। ये सारे सेडेटिव एंड एडजक्टेंट्स होते हैं। सेडेटिव जो सेडेशन प्रोड्यूस करते हैं वो एनेस्थीसिया, इसमें आता है मिडजोलाम, डाइजेपाम और एट्रोपिन। अब देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के क्या क्या स्टेज होते हैं। जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो वो किन किन स्टेज से होके गुजरता है। तो पहला स्टेज है अनाल्जेसिया, यानी इसमें पेन का परसेप्शन कम हो जाता है। तो इट बिगिंस विद इंडक्शन, एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के साथ ही ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, यानी पेशेंट को होश रहता है इस फेज में, इस स्टेज में। पेन रिड्यूस होने लगता है और रिफ्लेक्स इंटैक्ट, पर अभी रिफ्लेक्स बना रहता है। नेक्स्ट स्टेज आता है एक्साइटमेंट और डेलिरियम। इस स्टेज में पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। ठीक है, इरेगुलर रेस्पायरेशन होने लगता है, वॉमिटिंग और कफिंग में ऑकर, वॉमिटिंग या कफिंग हो सकती है। थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये आइडियल स्टेज होता है सर्जरी के लिए। ठीक है, रेगुलर रेस्पायरेशन, यहाँ हम पेशेंट को देखेंगे, हम अलग से भी उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, कहीं रेस्पायरेटरी डिप्रेशन तो नहीं है, तो यहाँ रेगुलर रेस्पायरेशन हम मेंटेन करेंगे। मसल रिलैक्सेशन हो चुका होगा इस स्टेज में और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस भी हो जाएगा। फोर्थ स्टेज है मेडुलरी पैरालिसिस, ये स्टेज अराइज होती है अगर ओवरडोज हो जाए एनेस्थीसिया का, तब ये स्टेज हमें देखने को मिलती है। इसमें हम सिक्योर करेंगे रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी डिप्रेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आज का ये लास्ट टॉपिक है एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। इसमें आता है एनेस्थीसिया मशीन। इसमें एनेस्थीसिया मशीन में क्या क्या आता है, ऑक्सीजन सप्लाई, नाइट्रस ऑक्साइड जो इनहेलेशन एजेंट है एनेस्थीसिया का, नाइट्रस ऑक्साइड, वेपोराइजर्स और फ्लोमीटर्स, ये एनेस्थीसिया मशीन के ये पार्ट हैं। फिर आता है एयरवे इक्विपमेंट। एयरवे के जो भी इक्विपमेंट हैं उनमें आता है फेस मास्क, फेस मास्क के थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऑक्सोफेरेंजियल एयरवे, इंडोट्रैकियल ट्यूब और लैरिंगोस्कोप। थर्ड आता है मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, यानी वो इक्विपमेंट जो मॉनिटरिंग में हेल्प में आते हैं। उसमें आता है ईसीजी मॉनिटर, ये हार्ट रेट वगैरह को मॉनिटर करता है, हार्ट की एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी को। पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन को। बीपी मॉनिटर करते हैं ब्लड प्रेशर को, कैप्नोग्राफी ब्लड में CO2 के लेवल को। फिर आता है इमरजेंसी इक्विपमेंट, अगर हम पेशेंट को एनेस्थेसाइज कर रहे हैं तो हम कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट भी अपने साथ रखते हैं, सच एज सक्शन एपरेटस, डिफिब्रिलेटर, एम्बू बैग एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जिन्हें हम इमरजेंसी की कंडीशन में, अगर पेशेंट को ओवरडोज हो जाए, इन सब की कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन में हम इन इक्विपमेंट्स को अपने पास में रखते हैं, इन्हें हम इमरजेंसी इक्विपमेंट कहते हैं। इनमें आता है सक्शन एपरेटस, डिफिब्रिलेटर, एम्बू बैग एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।